हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 3 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला रासायनिक सक्रियता श्रेणी, जिस पे आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सक्रियता श्रेणी पे, वो किस किस टाइप से पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है। और ये क्वेश्चन 16, 20, 23 के अंदर पूछा गया। फिर यहीं पे एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई दो अनुप्रयोग लिखना है, जो कि 22, 23 के अंदर पूछा जा चुका है। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, जो कि 2024 में पूछा गया। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका उपयोग लिखिए, जो कि 2024 के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? जब धातुओं की सक्रियता श्रेणी अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया। अब वो श्रेणी कौन सी, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सक्रियता श्रेणी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सक्रियता श्रेणी है, जिसमें क्या सबसे जो ऊपर के तत्व हैं उनको हम बहुत ही अधिक क्रियाशील कहते हैं, जो नीचे होंगे उनको थोड़ा सा कम क्रियाशील कहेंगे, और जो सबसे नीचे होंगे वो बहुत ही कम क्रियाशील होंगे। अर्थात ऊपर से नीचे क्रियाशीलता यहाँ पे घटते हुए लिखा गया। जैसे कि जो यहाँ पे पोटेशियम है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर यहाँ पे जिंक है, आयरन है, आपका लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कापर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो यहाँ पे आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टेबल है आप सभी लोगों के लिए, एग्जाम के लिए और भी अदर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है ये। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व किसके ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका ये आयरन हो जाएगा, तो आयरन के ऊपर यहाँ पे कुछ तत्व है, कुछ नीचे होंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका हाइड्रोजन पे आधारित, तो इसलिए आपको हाइड्रोजन ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन से हैं, हाइड्रोजन के नीचे कौन से हैं। वैसे तो आपको सभी को सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि कौन से तत्व कहाँ पे हैं, उसके ऊपर कौन से, नीचे कौन से तत्व हैं। जिसमें से मैं अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नाम बता दूं, जैसे कि आपको यहाँ पे सिल्वर और ये याद कर लेना है, कापर याद कर लेना है, मरकरी बहुत कम पूछता है, और जिंक पूछ लेना है, और यहाँ पे पोटेशियम, अर्थात कुछ तत्वों को ज्यादा याद कर लेना है। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से अधिक यहाँ पे बात करें, देखो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, तो इसमें बहुत सारे तत्व है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, वो भी अधिक है। और कम की बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पे कापर, देखो कापर यहाँ पे नीचे है, तो इसलिए कापर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं अनुप्रयोग की। तो यहाँ पे जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसकी सहायता से आप धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, अर्थात कौन सा तत्व किसके साथ अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, इसकी हम तुलना कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा एप्लीकेशन होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी की जाती है। तो ये भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन पूछे गए, उनको हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो है जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। अर्थात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसा जो हम खाने वाली चीजें होती है, वहां पे जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों पर जिंक के बजाय हम लोग वहां पे टीन का लेप क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा यहाँ पे जिंक कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिंक जो होता है वो बहुत ही, जैसे जिंक यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हम टीन लिखते हैं, तो यहाँ पे जिंक जो होता है आपका बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है टीन की तुलना में, इसलिए बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करके दूसरे केमिकल बना लेता है। तो इसलिए टीन का यूज किया जाता है, ना कि जिंक का यूज किया जाता है।
अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि जब धातु, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपका फिर से 2014, 15 और 20 के अंदर पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो यहाँ पे धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती। अब ये जिस टाइप का क्वेश्चन है, इसको अगर आपको अगर वो पता है कि टेबल जो है, जिस टेबल में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को विस्थापित करने की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे आना होगा, हाइड्रोजन को देखना कि ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब हाइड्रोजन से कौन नहीं विस्थापित कर पाएगा, तो जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आयरन की बात किया जाए तो आयरन यहाँ पे आपका ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे विस्थापित कर लेगा, इसके लिए ये वाला सही यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जिंक देखेंगे, ये भी ऊपर है, ये भी कर देगा। कापर देखेंगे नीचे, इसलिए नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम ऊपर है, इसलिए कर देगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला यहाँ पे जो है करेक्ट आ जाएगा कि ये वाला जो है कापर विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, या फिर से कहा गया कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इसमें हाइड्रोजन पे बात की गई, तो आपको हाइड्रोजन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम और जिंक यहाँ पे ऊपर होता है, तो ये तो विस्थापित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका Pt है या Hg है या Cu, ये सभी चीजें नीचे, इसलिए विस्थापित नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है। जस्ता को हम क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। तो यहाँ पे जिंक जब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये करता है तो ये क्या है, ZnCl2 बनता है, प्लस यहाँ पे क्या H2 गैस निकलती है। यहाँ पे इसको 2 से बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों निकलती है, इसको अगर यहाँ पे आप देखेंगे इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन से ऊपर यहाँ पे जिंक पाया जाता है, ये जिंक, इसलिए जिंक क्या करता है, बहुत आसानी से हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और वहां पे अपना स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का काफी एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कहा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे आपको बताना है कि क्यों कॉपर जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल में से घुलकर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे समझेंगे, तो हम जानते हैं कि कॉपर के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे जस्ट आपका कॉपर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे पहले लिखते हैं कॉपर, क्या हो जाएगा, आपका एक कॉपर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे क्या H2SO4 अगर हम लिख देंगे, तो ये नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन आपकी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर नीचे होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन जो है कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कहा गया कॉपर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे आपको समझाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या फिर से यहाँ पे कहा गया कि क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, और ये क्वेश्चन 17, 14, 17 के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, अतः या AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया करता है। कैसी अब क्रिया करता है, देखो Cu जो होता है कॉपर, ये Cu जो कॉपर के साथ में रिएक्शन करता है, अर्थात AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये Cu++ बन जाता है, और यहाँ पे NO3 जो होता है यहाँ पे माइनस माइनस बन जाता है 2 बार, और यहाँ पे Ag क्या है, नीचे बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो होता है सिल्वर से ऊपर होता है, इसलिए सिल्वर को विस्थापित कर देता है, इसलिए सोना अलग हो जाता है। यहाँ पे कॉपर ++ आयन बनते हैं, और जिनका कलर थोड़ा सा नीला होता है, इसलिए यहाँ पे रंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि कारण सहित आपको स्पष्ट करना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया संभव है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे HgH2SO4, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि यहाँ पे Hg जो है और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Hg जो होता है अर्थात हमारा मरकरी, ये क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए अभिक्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी, फर्स्ट गलत हो जाएगी। वहीं पे इसमें भी देखेंगे तो कॉपर का होता है, इसके ऊपर होता है आपके Ag से, इसलिए आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। वहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि सल्फ्यूरिक
अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती, कारण बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। तो इसमें हम देखो क्या करते हैं कि सपोज को जिंक लेते हैं, जिंक को हम क्या करते हैं H2SO4 में डाल देते हैं और हम सभी जानते हैं जो हमारी रासायनिक टेबल होती है उस रासायनिक विद्युत श्रेणी में क्या होता है, जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है आपका ZnSO4 बन जाता है प्लस यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है। वहीं पे सिल्वर की केस में क्या होता है, Ag जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे करता ही नहीं, क्योंकि Ag क्या होता है हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए Ag जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए रिएक्शन होती ही नहीं है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।